ओके स्टूडेंट्स, अभी आज हम कुछ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ आर्किटेक्चर्स भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, सो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में होता यह है कि आप स्मार्ट सर्विसेज डेवलप करते हैं। दो सर्विसेज शुड बी लूजली कपल्ड। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइटली कपल्ड सर्विसेज बनाएंगे तो फिर आपको कोड बार बार चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आप हर सर्विस को लूजली कपल्ड बनाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेटेड ना हो। राइट, तो ये इसका मेन टारगेट होता है। इसके अलावा वेब सर्विसेज स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं। राइट, तो वेब सर्विसेज स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेनली IBM की साइट पे अवेलेबल हैं, वहाँ से भी देखे जा सकते हैं। और फिर मैं भी कुछ अभी आपसे डिस्कस करता हूँ तो उसमें आपको पता चलेगा कि सर्विस डिस्कवरी किस तरह से करते हैं, सर्विस की रजिस्ट्री कैसी हो रही होती है, और फिर आपस में सब्सक्राइबर प्रोवाइडर्स कैसे बात करते हैं। राइट, एंड द रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, एट द एंड। तो ये आपको अभी एक डायग्राम नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की। तो यहाँ पे तीन तरह के रोल्स हैं, दो तरह के रोल्स हैं। एक तो सर्विस कंज्यूमर है और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है। राइट, तो इन सर्विस आर्किटेक्चर या तो सर्विस रिसोर्स प्रोवाइड करती है या सर्विस कंज्यूम कर रही होगी। राइट, लेकिन उससे पहले एक सर्विस की डायरेक्टरी भी होती है जहाँ पे सर्विस की रजिस्ट्री हो रही होती है। राइट, तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या करता है कि वो पहले अपने आप को रजिस्टर करता है सर्विस डायरेक्टरी के अंदर। फॉर एग्जांपल जो भी उसकी सर्विसेज है और वो रजिस्टर कर देगा यहाँ पे। तो देयर कुड बी मैनी प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड ऑन ए सर्विस डायरेक्टरी, एंड सिमिलरली जो भी कंज्यूमर होगा तो वो डायरेक्टली पहले प्रोवाइडर से बात नहीं करेगा, वो जाके डायरेक्टरी में सर्च करेगा कि ये सर्विस का प्रोवाइडर कौन है। एंड व्हेन द कंज्यूमर गेट्स द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिर वो उसके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। राइट, तो सर्विस कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट आ जाए सर्विस ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ठीक है, इसको स्वाट भी कहते हैं। तो सर्विस ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर, स्वाट के अंदर, आप ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के थ्रू काम कर रहे होते हैं और फिर उसमें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है एंड द एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स हैं इसके जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन तो आपको मालूम है कि ये सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर एनालिसिस एंड डिज़ाइन हो रही होती है। बिजनेस प्रोसेसेस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे इनर डिटेल्स होती हैं। ठीक है, मतलब वो एक्टिविटीज़ जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, या प्रोसेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि काम होता कैसे है, और अगेन उसके जो बिज़नेस प्रोसेस की अपनी
अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी की सारी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, इंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या है? इट्स ए फ्रेमवर्क टू कनेक्ट पीपल विद डेटा एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये 3 कोर एलिमेंट्स हैं इसके: इंटरप्राइज आर्किटेक्चर, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जो स्वाड में आपको करने होते हैं। ठीक है, तो इंटरप्राइज आर्किटेक्चर अगेन एक अलग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बीपीएम भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ओवर्ट भी एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इनकी, हम सिर्फ आपको इनकी डेफिनेशंस बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये आपस में कैसे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब 2 तरह की अप्रोचेज हैं इसके अंदर। एक तो हाइब्रिड अप्रोच है, राइट, कि आप सर्विस की डेवलपमेंट जो करते हैं तो उसके अंदर एक हाइब्रिड अप्रोच है। उसके अंदर जो है वार्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड बीपीएम सब मिल के 3 लेयर्स जो हैं स्वाट की वो बनाते हैं। तो एक तो लेयर है कंपोनेंट की लेयर, राइट। तो ऑब्वियसली इसके अंदर सारे के सारे आपके बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स आते हैं। और फिर दूसरी बिजनेस सर्विस लेयर है, ठीक है, इसके अंदर सारी की सारी जो भी प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आ जाएंगी आपकी। और फिर सॉफ्टवेयर सर्विस लेयर है, ठीक है, जहाँ पे कि आप डिफ़ाइन करेंगे कि ग्रेन्युलरिटी क्या है सर्विसेज की। ठीक है, तो सर्विस में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, दैट इज़ नोन एज ए ग्रेन्युलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस लेयर के ऊपर डिसाइड हो रहा होता है। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं इसके हाइब्रिड अप्रोच के। और फिर एक 3 फेज़ अप्रोच है, ठीक है, उसके अंदर एक तो एब्स्ट्रैक्शन की आपकी सर्विस एब्स्ट्रैक्शन होती है, और फिर सर्विस एनालिसिस है, एंड देन द डिज़ाइन एक्टिविटीज़ हैं या डिज़ाइन फेज इसको कहते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर सर्विस डिस्कवरी जो है वो पहले की जाती है या उसकी रजिस्ट्री की जा रही होती है, और उसके बाद फिर उसकी जो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है ना उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के फेज़ में। तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि आप अभी इस वक्त बहुत एब्स्ट्रैक्ट बिजनेस प्रोसेसेस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, डिटेल्स में नहीं जाते हैं आप, और आप ये कर रहे होते हैं कि आप जो है रीयूजेबल बिजनेस, हाई लेवल रीयूजेबल बिजनेस सर्विसेज को मॉडल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फेज़ पहला फेज़ हो जाता है इसका एब्स्ट्रैक्शन का। और उसके बाद फिर एनालिसिस फेज़ के अंदर आप सर्विस की डिटेल डिस्क्रिप्शंस के अंदर जाते हैं, उनको डिफ़ाइन करते हैं, और उसके साथ साथ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको आप इन सर्विसेज से इंटीग्रेट करते हैं, या बिजनेस की इंटीग्रेशन इसके साथ हो रही होती है, राइट। एंड देन कम्स इनटू द एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड मेटा डेटा स्पेसिफिकेशंस। तो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो फ्रेमवर्क है उसको भी आप फिर कनेक्ट करते हैं अपने प्रोसेसेस के साथ, ताकि पीपल को और टेक्नोलॉजी को आपस में कनेक्ट किया जा सके, और प्रोसेस को। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। एंड देन आपका जो डिज़ाइन फेज़ है वो आ जाएगा, उसमें आप कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्चरल लॉजिक लिखते हैं, अपनी फिजिकल डिज़ाइन जो हैं वो आउटलाइन हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो दैट्स हाउ these 3 phases are conducted। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी एलिमेंट्री चीज़ें। ठीक है, ये समझ में आ गया है? काइंडली मुझे कमेंट करके बताइए ज़रा। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। ओके, आगे चलते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कमेंट करके बताइए।
ओके, तो अब SOA के जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सिक्योरिटी इज़ ए बिजनेस इनेबलर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सिक्योरिटी कैसे बिजनेस इनेबलर है, ठीक है। देखो, जब तुम गाड़ी चला रहे होते हो तो अगर कार में ब्रेक्स ना हो तो गाड़ी तेज़ भागेगी या स्लो भागेगी, या आप उसको चलाओगे कैसे? ऑब्वियसली आप उसको कभी भी तेज़ नहीं चलाएंगे क्योंकि यू नो कि उसके अंदर ब्रेक्स नहीं है। तो सर्विस इनेबलर यही करता है कि वो ब्रेक लगा देता है। तो सिक्योरिटी आपके ब्रेक लगा देगी, लेकिन इसकी वजह से आपकी गाड़ी तेज़ भागेगी। जब आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी अंडर कंट्रोल है और अप्रोप्रिएट टाइम पे आप जो हैं उसके ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट, तो फिर आप गाड़ी को तेज़ भगाते हैं, राइट, और बड़ी तेज़ी से अपने डेस्टिनेशन तक अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर ब्रेक्स लगाते हुए आप अपने उसमें पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता होगा आपकी गाड़ी में ब्रेक्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो आप स्लो ही चलाएंगे अपनी गाड़ी को, ताकि गाड़ी का कहीं कोलिजन ना हो जाए, राइट। तो सेम विद द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस को कम करेगी, राइट, लेकिन इनेबल बिजनेस का इनेबल भी कर रही होगी, ठीक है। बिजनेस को इनेबल करेगी आपकी, आप जो हैं अपने बिजनेस प्रोसेसेस को प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब आप ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं तो कंपाइल करके ये बाइनरी रन टाइम के अंदर कन्वर्ट करते हैं आप। इसको नॉर्मली ऐसा होता है, राइट, लेकिन वेब सर्विसेज के अंदर ऐसा नहीं होगा। जब आप वेब सर्विसेज में काम कर रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स आप बाइनरी कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई नहीं करते, राइट। तो ये कोई वेब सर्विसेज जो हैं वो आप उसको सर्विस को जस्ट डिस्कवर करते हैं, रजिस्टर करते हैं और सर्विस को पैरामीटर पास करते हैं तो वो आपको डेटा रिटर्न कर देती है, दैट्स ऑल, राइट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वेब सर्विसेज जो हैं वो बाइनरी कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं करती सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, अब वेब सर्विस का जो स्टैंडर्ड है WS सिक्योरिटी, XML डिजिटल सिग्नेचर्स और XML इंक्रिप्शंस के थ्रू ये अपना इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहा होता है, राइट। और SOA का जो आर्किटेक्चर है उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, सर्विस रिक्वेस्टर है और सर्विस प्रोवाइडर होगा, ठीक है, एंड सर्विस एक रिपोजिटरी होगी जहाँ पे सर्विस को सेव किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके मेजर प्लेयर्स होते हैं सर्विस के आर्किटेक्चर के, ठीक है। अच्छा, अब कम्युनिकेशन जो है वो सर्विस रिक्वेस्टर और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान हो रही होती है और मैसेज पासिंग के थ्रू काम हो रहा होता है। तो ये जो मैसेज पासिंग है, तो बेसिकली जो इश्यूज आपके पास आएंगे ना, सारे के सारे वो ड्यूरिंग द मैसेज पासिंग ही आते हैं सारे। तो ये वो एरिया है जहाँ पे सिक्योरिटी को ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है आपको, राइट। तो एक्चुअली जो मैसेज रिक्वेस्ट किया गया था उसके अंदर कोई अटैक हो गया है, ठीक है, या ये कि वहाँ से जो रिस्पांस आ रहा है उसमें कोई अटैक हो जाता है तो वो मैसेज चेंज होके चला जाता है, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे कि SOA के आर्किटेक्चर के अंदर फ्लॉज आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना WS सिक्योरिटी इसको फोकस करता है। तो देयरफॉर विद इन इट्स मैसेज एक्सचेंज देयर विल बी एन ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड ऑडिट। तो ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे। तो मैसेज एक्सचेंज के दौरान आप ऑथेंटिकेशन भी कर रहे होंगे पहले, उसकी फिर ऑथोराइजेशन होगी और फिर जो ट्रांजैक्शन के बाद उसका ऑडिट होगा कि ये सही ट्रांजैक्शन हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेजर प्रोसेस है ये काम करने का, ठीक है, और यहीं पे इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरह काम करता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशंस हमने देख लिए हैं कि डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी लेयर्स कहाँ कहाँ काम कर रही होती हैं, और हाई लेवल पे हमने सिक्योरिटी के इश्यूज़ कहाँ पे फोकस करने वो भी आपको बता दिया है मैंने, राइट। अच्छा अब आप आ जाते हैं मॉडल ड्रिवन
डेवलपमेंट की तरफ। तो मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो ऑब्वियसली क्या होती है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूएमएल है तुम्हारी, वो मॉडल्स बना के आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम एमडीडी को देखेंगे कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। उससे पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता दूं। एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे तुम्हें बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होगा कुछ चीज़ें, ठीक है। तो और मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली नज़र आ जाए, राइट। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे कि लैंग्वेज की जो एवोल्यूशन है, जो बहुत डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं। तो 1957 में साइंटिफिक लैंग्वेजेस आना शुरू हो गई थी। प्रोग्रामिंग हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस 1957। तो आप देखें फॉर्ट्रॉन 1, 2, 57, 58 में आई है, ठीक है। और जो एरोज बने हुए वो इंडिकेट करते हैं कि किस लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज जो है वो डिराइव हुई है, राइट। तो सबसे पहले आप देखें फॉर्ट्रॉन और अल्गोल 58 आई है। फिर लिस्प आई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज है, जो ऑटो लिस्प या ऑटो डेस्क वाले भी इसको यूज़ करते रहे हैं एक अरसे तक। तो ये तकरीबन 1960s और 59 के दरमियान स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्नोबॉल स्टार्ट हुई है, उससे पहले अल्गोल 60 स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि देयर आर वेरियस लैंग्वेजेस। तो कुछ लैंग्वेजेस जो है वो अल्गोल का हाईलाइट करके इसने बताया है कि 1958 से लेकर इसका एरा 1978 तक चलता है, राइट। तो सी भी आप देखो कब स्टार्ट हुई है। सी लैंग्वेज जो है वो ये स्टार्ट हुई तकरीबन 72 के आसपास, ठीक है। और सी से जो है फिर 85, 84 तक तकरीबन जो है वो C++ का यूजेज बढ़ा है, ठीक है। तो एक्चुअली C++ जो है वो 85 में आई है और फिर 95 तक 10 साल इसने राज किया है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे देख सकते हैं 1995 में ये कन्वर्ज हो रहा है जावा के ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली स्टार्ट होता है फोर्ट्रॉन से, और यहाँ पे आप देखें ये बेसिक भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बेसिक से फिर GW बेसिक या क्विक बेसिक नीचे बन रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो पैस्कल आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। पैस्कल इज़ 1971 में तकरीबन 72 और 71 के दरमियान ये स्टार्ट हुई है, और फिर इससे एडा निकल रही है, ठीक है। ये भी बहुत फेमस लैंग्वेज थी। इसी तरह मॉड्यूला 2 एक लैंग्वेज पैस्कल से निकली है। अच्छा, एक और लैंग्वेज का यहाँ पे जिक्र नहीं है, वो थी डेल्फाई। तो डेल्फाई भी पैस्कल के बाद ही आई है, समहाउ इसको इसके अंदर दिखाया ही नहीं उन्होंने, ठीक है। तो एनी हाउ स्मॉल टॉक जो है आप देखेंगे 1980 के अंदर ये लैंग्वेज आई थी, और ये फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसने MVC को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो इस तरह से लैंग्वेज डिराइव हुई हुई है। तो ये एक हिस्ट्री बताई हुई है यहाँ पे कि एवोल्यूशन किस तरह से हुई है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम कैसे करती हैं, ठीक है। और जहाँ से मैंने ये चार्ट लिया है नीचे उसका मैंने URL भी डाल दिया है, तो आप इजीली जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैं नहीं कहता कि ये सही है, इन्होंने कोशिश की है अच्छा बनाने की, लेकिन इसमें कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो अभी भी मिसिंग है, जिसमें ये इसको पूरा कवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन खैर हिस्टोरिकली इन्होंने अच्छा बेटर रिप्रेजेंटेशन दी है किसी भी लैंग्वेजेस की एवोल्यूशन की। तो अब आप ये देखें कि 1995 तक ये स्ट्रॉन्ग एरा था C++ का ना। उसके बाद से ही जो है ना ये इतनी यूज़ नहीं हुई, क्योंकि 90s तक जो है वो लिनक्स बन चुकी थी और बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है डेवलप हो चुके थे ऑलरेडी। तो इसलिए ये इसका एरा था सी का। और जावा जो है वो 95 के जस्ट 94-95 से जावा ही स्टार्ट हुई है, राइट। इवन थोड़ा और पहले से स्टार्ट हुई है, 94 से स्टार्ट हुई है जावा, ठीक है। इसके अंदर 95 दिखाया गया और जावा अभी तक चल रही है, ठीक है। तो अभी भी तुम देखोगे तो बिजनेस सेक्टर में, फिनटेक में और बैंकिंग सेक्टर के अंदर
जावा ही अभी यूज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पाइथन का जिक्र नहीं, पाइथन बहुत बाद में स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए 95 तक की हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो हाईली प्रेफर्ड लैंग्वेज है दैट इज़ पाइथन। अच्छा, तो लैंग्वेजेस की एवोल्यूशन तो खैर मैंने बता दी, आगे चलते हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो पहले मशीन लैंग्वेज में आप काम करते थे, फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस आ गई, थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, C#, रूबी एक्सेट्रा। तो मकसद क्या था इनका कि आप नंबर ऑफ लाइंस कम कोड कर रहे होते थे इनमें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल असेंबली में, ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, असेंबली में जो है वो मेरे ख्याल से 7-8 लाइनों का कोड लिखा हुआ है, उसको जावा में और छोटा कर दिया है इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, और फिर आप देखेंगे कि रूबी में ये एक लाइन पे चला गया है। रूबी या पाइथन आप समझ लें कि ये बिल्कुल मिनिमलिस्टिक हो जाएगा यहाँ पे काम, तो आप टारगेटेड रहते हुए अपना काम करेंगे। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद जो है वो एब्स्ट्रैक्शन है जिसको अचीव करना है, ठीक है, ताकि डेवलपर अपना काम फोकस करके कर सके और उसको बहुत ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े, ठीक है। तो तुमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर भी एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्शन डाली ही इसलिए जाती है ताकि आप फोकस्ड रहें, ठीक है। तो पहले फेज़ के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज के ऊपर फोकस करते हैं, और ताकि आप ये डिफ़ाइन कर सकें कि आपकी बेसिकली काम कैसे करना, काम क्या करना होगा, ठीक है। कैसे करना होगा उसको आप बाद में देखेंगे, ठीक है, कॉन्क्रीट डिटेल्स में बाद में जाते हैं। तो इसी तरह से लैंग्वेजेस का जो पैराडाइम है उसमें भी फिर इसी तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता एब्स्ट्रैक्ट होते चले गए हैं, ठीक है। जिन चीज़ें की आपकी ज़रूरत नहीं थी, पॉइंटर्स वगैरह की और दूसरी चीज़ों की, तो उनसे फिर आपको दूर कर दिया गया, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ टूल्स, फ्रेमवर्क्स एंड एप्लीकेशन सर्वर्स का जो मेन पर्पस है वो एब्स्ट्रैक्शन एंड रीयूज ऑफ कॉमन सर्विसेज है, ठीक है। तो इस पैराडाइम में ये लोग जो हैं वो इसको इवॉल्व करते रहे हैं, ठीक है। तो पैराडाइम क्या है? एब्स्ट्रैक्शन एंड रीयूज ऑफ कॉमन सर्विसेज। इसी पैराडाइम के अंदर ये सारी जो अभी आपको मैंने पहले दिखाई हैं लैंग्वेजेस, ये इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। इसी पैराडाइम के अंदर सारा काम होता है। ओके, लेट्स सी, इसको हम देखते हैं, आगे चलते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन क्या है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कंसंट्रेशन ऑन रेलेवेंट एस्पेक्ट को कहते हैं आप, ठीक है। तो ताकि आप जो है सिर्फ अपने रेलेवेंट एस्पेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करें और इररेलेवेंट डिटेल्स जो हैं या जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उसको आप इग्नोर करें। तो दैट इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये शुरू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे जो क्या नाम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, जैसे ऊट के अंदर भी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है। तो या ये एब्स्ट्रैक्शन के बारे में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से भी आपको बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं और अंडरलाइंग डिटेल्स को आप छोड़ देते हैं फिलहाल। तो दैट इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज़ की टू बिल्डिंग मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, मल्टीपल मूविंग पार्ट्स वगैरह, ठीक है। तो आप जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर इस तरह से सोच रहे होते हैं। मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट क्या होती है? अब ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। एवोल्यूशन जो एब्स्ट्रैक्शन की हो रही है उसके अंदर फिर आप मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट की तरफ चले गए, ठीक है। देखो, हमें आपको इंट्रोड्यूस ही मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट करवाना था, लेकिन हम आपको लेके चलें, पहले हमने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया, ठीक है, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और फिर आपको उस पर्पस की तरफ लेके आया कि ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं इवॉल्व क्यों हो रही हैं, ताकि एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया जा सके, राइट। ये सारी इवॉल्व ही इसलिए हुई हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता एब्स्ट्रैक्शन जो है आप करते रहे हैं, और डेवलपर को उन कामों में इन्वॉल्व नहीं आपने करना चाहा जिन कामों में उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो आती रही हैं, जाती रही हैं, और बहुत सारी इनमें से ख़त्म हो चुकी हैं। जावा अभी तक है, राइट। तो और कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो अभी, और जैसे पाइथन है लेटेस्ट लैंग्वेज है, तो उसने
बहुत ही ज़बरदस्त लाइब्रेरीज और टूल्स वगैरह मौजूद हैं और पावर भी बहुत है, ठीक है। तो एनी हाउ यहाँ थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? काइंडली कमेंट करके बताइए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है इसका मतलब बच्चों को। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया उसका। अच्छा, अब हम क्वेश्चन ये है कि हम किस तरीके से नोटिफिकेशन को मैं जस्ट ब्लॉक कर दूं, ठीक है, इसको ब्लॉक कर दें भाई, नहीं चाहिए भाई नोटिफिकेशन, ठीक है। हाउ कैन मॉडल हेल्प अस, मॉडल हमें हेल्प कैसे करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करके ही मॉडल आपको हेल्प करता है। तो मॉडल, जब भी आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली एक मॉडल बनाते हैं जो रियल नहीं होता, लेकिन वो आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ये बता रहा होता है कि जी आपका सॉफ्टवेयर लगेगा कैसे, आगे वो डेवलप कैसे होने जा रहा है, ठीक है। तो वो उसका एक व्यू होता है मॉडल का। तो ये आपको सिंप्लीफाइड एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, करने में हेल्प देता है मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर। और आप जो है वो फोकस रह के काम करते हैं और हाई लेवल कंपोनेंट्स के अंदर और आप डोमेन मॉडल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। और आप जो हैं व्हाट और हाउ को डीकपल करते हैं, ठीक है, कि क्या करना है और कैसे करना है, इसको आपने अलग करना है। तो आप हाई लेवल के ऊपर सिर्फ ये सोचेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, या आप नीचे जाके एब्स्ट्रैक्शन से नीचे लेयर पे सोच रहे होंगे, ठीक है। तो मॉडल कैन बी विजुअल, मॉडल कैन बी नॉन विजुअल, जैसे डेटा साइंस के मॉडल होते हैं, ठीक है। तो विजुअल और नॉन विजुअल दोनों टाइप के मॉडल्स आपके पास हो सकते हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो आपको डिफरेंट प्रॉब्लम डोमेन्स के अंदर मिलेंगे। मॉडल्स आर यूज इन डेली लाइफ, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैट कैम को देख लो आप, इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर ड्राफ्टिंग कहते हैं इसको। तो इसके अलावा आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, हर तरह के हर टाइप की मॉडलिंग मिलती है आपको, इसे इवन सॉफ्टवेयर की भी मॉडलिंग हो रही है, राइट। तो हर तरह की साइंस में आपको ये मिल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्राइमरीली आप सिर्फ वाइट बोर्डिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। हम अपनी बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम वाइट बोर्डिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, और एनालिसिस एंड डिज़ाइन के लिए ये इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मॉडल हमें हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ MDD, मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट। तो ये तो देख लिया कि मॉडल्स हेल्प आउट कैसे करते हैं। अब मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट की तरफ आ जाते हैं आप। तो MDD जो है वो मॉडल्स को यूज़ करती है एप्लीकेशन लॉजिक को कैप्चर करने के लिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए, ठीक है, और या उसकी बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर इसको हेल्प आउट कर रहा होता है ये। तो रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट के अंदर या रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर भी आप मॉडल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे इसकी, तो वो क्या है, फॉरेस्टर्स की जो डेफिनेशन है, एन आइटरेटिव प्रोसेस। देखिए, तो ये आइटरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेट मी अंडरलाइन दैट। ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप यूज़ करते हैं। एंड द सोर्स ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, द मॉडल्स आर द सोर्स ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, विद और विदाउट सोर्स कोड जनरेशन। तो मॉडल MDD के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सोर्स कोड भी आपको जनरेट करके दे, ठीक है, लेकिन ये आपको इनेबल करेगा कि आपके जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाए। और इवन मॉडल्स भी, उसकी जब टेस्टिंग आप करते हैं तो उसको कहते हैं आप मॉडल की एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है।
तो एमडीडी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्वियसली हाई लेवल के ऊपर जो है आप एब्स्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। मॉडल की वजह से आप एब्स्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं ना, आप अंदर नहीं जा रहे हैं, आपको सिर्फ मॉडल बना के देखना है, आप एक व्यू पॉइंट लेके देख रहे हैं अपना, ताकि आप समझ सकें आपका सिस्टम बनेगा कैसे। और इसकी वजह से आपका डेवलपमेंट टाइम भी ऑब्वियसली कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। स्टैटिस्टिक्स यही बताती हैं, IBM के पास जो रिसर्च का डेटा है उसमें यही पता चला है कि जब आपने मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट की है तो आपका टाइम रिड्यूस हुआ है, कॉस्ट रिड्यूस हुई है, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप रिड्यूस हुई है, ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करना, डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करना और एब्स्ट्रैक्शन को बढ़ाना, ठीक है। ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर आप देखेंगे कि, सॉरी ऊपर चला गया हूँ मैं काफ़ी, वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो मॉडल डेवलपमेंट करते कैसे हैं आप एप्लीकेशन लॉजिक को, मॉडल्स को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन लॉजिक को लिखते हैं आप, ठीक है। डोमेन मॉडल्स आप बना रहे होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन होता है तुम्हारा। और फिर आप जो है वो एट द एंड कोई ना कोई ऑटोमेशन के थ्रू आप जो है वो कोड जनरेट करते हैं और कोड के बाद उसके एग्जीक्यूटेबल्स या बाइनरीज जनरेट कर रहे होते हैं ताकि प्रोग्राम आपका चल सके। अप्रोचेज जो हैं इसके अंदर, वो जो बहुत ही फेमस अप्रोच है OMG की अप्रोच है, दिस इज़ नोन एज MDA, एंड बूच रामबा एंड जैकबसन, तुमने सुना होगा नाम, ठीक है। तो ये तीनों डिज़ाइन आर्किटेक्ट थे, सोल्यूशन आर्किटेक्ट थे OMG ग्रुप के, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप इसको कहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है MDA इंट्रोड्यूस करवाया था। प्राइमरीली ये ज़्यादातर IBM का ही काम है, मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर। और उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूटेबल मॉडल्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेबल मॉडल्स क्या हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स तो आपने सुना होगा ना, एग्जीक्यूटेबल मॉडल्स कैसे आप उसको कह रहे हैं ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपकी, चलिए बहुत अच्छी बात है, बच्चों को सब समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट से आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, राइट, वो फिर आप एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन उससे बना रहे होते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करके फिर आप एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बनाते हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ कर देते हैं, सॉरी, चलो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन आप डेवलप करते हैं और इसी तरह से नॉन फंक्शनल से आप आर्किटेक्चर में लेके जाते हो चीज़ें, फिर जैसे सिक्योरिटी है, एक्सटेंडेबिलिटी है, वगैरह वगैरह, ये सारे फीचर्स आप अपने आर्किटेक्चर में ले जाते हो। और फिर टेक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करके फिर इन दोनों एस्पेक्ट्स को आप इंटीग्रेट करते हैं तो डिटेल डिज़ाइन एक तुम्हारे सामने आता है, राइट। उसके बाद फिर आप कोडिंग करते हैं, फिर आप एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। तो ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस तरीके से आप चल रही होती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपकी सब समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। मॉडल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर का एक ओवरव्यू यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, और प्रो एंड कॉन्स भी लिखे हैं, वो भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है कि आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे पास आ रही हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो तुम्हारे पास आ रही हैं वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन में जाती हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन आप दो तरीक़ों से कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर आप एक क्या कहते हैं इसको, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल्स बना रहे होते हैं, PIM जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल्स हैं, ठीक है, इसको बना रहे होते हैं। तो दो टाइप के मॉडलिंग आप कर रहे होते हैं। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लेते हुए फिर आप PSM बनाते हैं। अब PIM जो है वो बेसिकली, और PIM को आप ट्रांसलेट करते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडलिंग जो है उसको फिर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक में लेके जाते हैं, ठीक है, उसकी मैपिंग करते हैं। फिर इन दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करके आप कोड को जनरेट करते हैं एंड देन एग्जीक्यूटेबल सामने आता है आपका। तो ये दैट इज़ नोन एज मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल रीयूजेबल PIM मॉडल्स बनते हैं जो आप बाद में भी रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेथडोलॉजिकल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये, ठीक है।
और डायरेक्ट इनपुट आप एप्लीकेशन या सोल्यूशन आर्किटेक्ट से ले रहे होते हैं यहाँ पे। ये इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। और इसके अंदर मार्जिनल रिडक्शन भी होता है, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। टाइम के अंदर डेवलपमेंट टाइम में मार्जिनल रिडक्शन भी आ जाता है यहाँ पे आपके पास। और इसी तरह इसके नुकसानात भी हैं कि भाई आप PIM जो है वो मॉडल्स जो हैं वो वैलिडेट नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि जो आपने मॉडल बनाया है वो एग्जैक्टली सही चल रहा है, नहीं आगे जाके सही चलेगा नहीं चलेगा, इसकी कहीं वेरिफिकेशन नहीं कर सकता। ये सिर्फ सोल्यूशन आर्किटेक्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो PSMs आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक नुकसान है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी यहाँ पे कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही काम हो रहा होता है, इंडिपेंडेंट काम बहुत कम हो रहा होता है, ये इसका नुकसान है। तो मेजॉरिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स जो हैं तुम्हारे वो प्लेटफॉर्म जो हैं वो डिपेंडेंट ही होते हैं। फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त आप कोड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं होती, ये ऑप्शनल पार्ट है MDA का, ठीक है। और जनरेटेड कोड जो है वो आगे जाके फर्दर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होती है उसमें। अगर वो कोड भी जनरेट कर देता है, कोड स्केलेटन कोड करेगा, कंप्लीट कोडिंग नहीं करेगा वो, ठीक है। आगे जाके आप उसको फिर रिफाइन करते हुए अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इसके प्रो एंड कॉन्स हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, सब समझ में आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ दिखाई हुई है, ठीक है, वही ओवरऑल डायग्राम है। आगे आ जाए, एग्जीक्यूटेबल मॉडल्स हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मॉडल है, मॉडल को जब आप वैलिडेट करते हैं ना, तो उसका आप देखते हैं, मॉडल को जब आप वैलिडेट करते हैं तो फिर दोबारा रीमॉडल करेंगे आप, राइट। दोबारा से रीमॉडलिंग होगी उसकी, उसके बाद फिर दोबारा आप चेक करेंगे कि मॉडल जो है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, और फिर आप उसको डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉडल एग्जीक्यूशन, ठीक है, या इसको XUML भी कहते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल मॉडल्स। अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या हैं इनके, कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन लॉजिक को कैप्चर कर रहे होते हैं UML मॉडल्स की शक्ल के अंदर। सिंप्लीफाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स इन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज, राइट। तो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए उसको रिड्यूस करता है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और आपको जो है वो स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स की तरफ लेके जाता है। प्रोवाइड्स इमीडिएट वैलिडेशन ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली मॉडलिंग के अंदर यही काम कर रहे होते हैं आप हाई लेवल के ऊपर, कि आप अपनी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी इमीडिएट वैलिडेशन तो हो ही रही होती है उसके अंदर। और कम्युनिकेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं या उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं अमंग द स्टेक होल्डर्स। तो मॉडल्स के थ्रू, क्योंकि मॉडल्स आपस में शेयर करता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट आगे टीम लीड को देता है और आगे फर्दर और डेवलपर्स तक जाते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर भी काम आ रहे होते हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भी पढ़ने पड़ रहे होते हैं आपको इसकी वजह से। तो ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन भी है, राइट। प्रोटेक्ट्स आपके जो बिजनेस के जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है फ्रॉम आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको, ये बेसिकली क्या करता है कि बिजनेस प्रोसेसेस आपको इम्प्रूव करके और आपकी इन्वेस्टमेंट्स बचा रहा होता है इसके अंदर। रेडिकली रिड्यूस करता है डेवलपमेंट टाइम को, कॉस्ट को, एफर्ट को, बिजनेस की एप्लीकेशंस को एंड वेब सर्विसेज के टाइम को, ठीक है। इंक्रीज द एप्लीकेशन एबिलिटी टू बेटर अलाइन विद कंटिन्यूसली चेंजिंग बिजनेस नीड्स। और आपको इनेबल करता है कि आप अपनी कंटिन्यूसली चेंजिंग बिजनेस नीड्स जो हैं उसके हिसाब से आप अलाइन होते रहें, और सॉफ्टवेयर की एवोल्यूशन भी होती रहे आपकी, क्योंकि जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है वो आपको पता है कि थोड़े प्रोसेस में जाके वो फिर सॉफ्टवेयर फेंकना ही पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को चेंज तो करना है आपको, लेकिन सॉफ्टवेयर के बनाने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जो कि चेंज को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो ये मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प आउट करती है कि आप कंटिन्यूसली चेंजिंग मॉडल में काम कर सकें, मतलब रिक्वायरमेंट्स चेंजिंग मॉडल में, ठीक है, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। अच्छा जी,
एमडीडी के जो वेंडर्स हैं, आप कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की तरफ हम आ जाते हैं। बहुत हो गई थ्योरी की बातें, ठीक है। तो एमडीए जो है बेसिकली जो है आईबीएम रैशनल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट अभी आ रहा है। पहले रैशनल रोज के नाम से भी एक सूट आती थी इनकी। तो आईबीएम का जो है अभी रैशनल एक्सडीई डेवलपर है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, रैशनल एक्सडीई डेवलपर भी उसको कहते हैं, ठीक है। रैशनल का ही है वो आईबीएम का। तो एक तो बहुत बड़ी दुनिया इसके ऊपर काम करती है, राइट। मैंने इसके ऊपर काम किया है, ये लाइसेंस्ड होता है और ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता, ठीक है। इसकी जगह फिर आप बहुत ओपन सोर्स वाले टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो मेन प्लेयर है इसमें इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट या आर्क स्टाइलर इसको कहते हैं, ठीक है। ये मार्केट में यूज़ होता है। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो एमडीए की अप्रोचेज़ हैं। और वेंडर्स जो बड़े वेंडर्स हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। अभी ओपन सोर्स की हमने बात नहीं की है, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि खाली यहाँ दुनिया ख़त्म हो गई, आगे और भी है जहाँ हमें चीज़ें। एग्जीक्यूटेबल यूएमएल जो हैं वो इंटेल कॉरपोरेशन द वर्चुअल इंटरप्राइज, ठीक है। और IUML हो गया, ठीक है। इसी तरह से केयर टेक्नोलॉजीज़ का टूल है तुम्हारे पास, मेंटर ग्राफिक्स का है, ब्रिज पॉइंट UML सूट है, E2E टेक्नोलॉजीज़ E2E ब्रिज के नाम से है, राइट। तो ये उनमें से फ्यू हैं जो हैं यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हैं बहुत सारे, ठीक है। अच्छा जी, मिथ्स ऑफ मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट। तो मिथ्स क्या हैं, ठीक है। तो इसको आप कह लें कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों में फैली हुई हैं, राइट, जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मॉडलिंग कैन ओनली बी यूज ड्यूरिंग द एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज, ठीक है। ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडलिंग इज़ टू जनरेट कोड। बहुत सारे लोग समझते हैं यार खाली ये या सिर्फ या तो एनालिसिस एंड डिज़ाइन में यूज़ होगा, ठीक है, या सिर्फ ये कोड जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वेरियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एमडीडी इज सिमिलर टू केस टूल्स, ठीक है। तो मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट को लोग सिर्फ केस टूल की हद तक देख रहे होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि पूरी बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग और इंटरप्राइज आर्किटेक्चर वगैरह सब इसके थ्रू आप इवॉल्व कर रहे होते हैं। मॉडल्स आर नॉट सफिशिएंट टू डेवलप एन इंटरप्राइज एप्लीकेशन, ठीक है। ये भी लोग समझते हैं कि भाई इंटरप्राइज एप्लीकेशन में क्योंकि आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोसेस, पीपल और डेटा को कनेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं उस फ्रेमवर्क के अंदर, तो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए ये सफिशिएंट नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। बहुत सारी इंटरप्राइज एप्लीकेशंस जो हैं वो मॉडल डेवलपमेंट से बनाई जा रही हैं। एमडीडी टूल्स आर नॉट मेच्योर एंड कैन ओनली बी यूज फॉर स्मॉल एप्स एंड प्रोटोटाइप्स, ठीक है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी टूल्स अभी मैच्योर नहीं है, ठीक है। अब तो खैर काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि अब एआई भी इंटीग्रेट हो चुका है। बहुत सारा कोड अब आपको एआई भी लिख के दे रहा है, ठीक है। तो मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट के बाद जो कोड जनरेट फॉर इंस्टेंस हो रहा होगा वो अब पहले इतना अप्रोप्रिएट या अच्छा कोड नहीं लिखते होंगे जितना अब एआई कोड लिख रही है, राइट। और आपको जो है वो आईडीईज़ के अंदर भी अब फिर इनके नज़र आ रहे हैं कि जी आपको अगर कहीं सजेशन चाहिए कोड की तो वो एआई के थ्रू आप सजेशन भी ले सकते हैं। तो एमडीडी टूल्स आर एक्सपेंसिव, ये असल में एक्सपेंसिव तो आईबीएम वाले या और दूसरे जो प्रोप्राइटरी टूल्स हैं ना वो आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, ओपन सोर्स में चले जाओ अगर दुनिया में तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने सारे टूल्स मौजूद हैं ओपन सोर्स के, ठीक है। क्योंकि ओपन सोर्स का पता ही नहीं है इसलिए लोग समझते हैं कि ये तो बहुत महंगा है, इसमें नहीं काम करो। अच्छा जी, स्टेट क्या है, मैनी एक्टिव वेंडर एंड प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, प्रूवन टू वर्क, ठीक है। हकीकत ये है कि ये काम करता है भाई, दुनिया इस पे काम कर रही है। इवन मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट है, एक और टर्म है दैट इज़ नोन एज टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें टेस्ट केस पहले लिखा जाता है, बाद में वो डेवलप करते हैं, ठीक है। एनी हाउ एमडीडी एंड एसओए, ठीक है। तो मॉडल ड्रिवन सर्विस डेवलपमेंट है ये, ठीक है। इनको कंबाइन करके एमडीडी एंड बीपीएम को आपने कंबाइन किया तो मॉडल ड्रिवन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक इस तरह से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एमडीडी कंटिन्यूज टू बिल्ड मोमेंटम, तो मार्केट के अंदर बड़ा शिफ्ट और मोमेंटम लेके आ रहा है ये, ठीक है। और इंडस्ट्री लीडर्स को इसने यहाँ पे जो है ना फोकस करने पे मजबूर कर दिया है।
इमर्जिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल यूएमएल। ठीक है, तो एमडीडी जो है वो सोर्स है इमर्जिंग स्टैंडर्ड्स की एग्जीक्यूटेबल XUML के लिए, राइट। तो जब भी आप एग्जीक्यूटेबल UML कहेंगे इसका मतलब है कि आप XUML की बात कर रहे हैं। इसको लिख देता हूँ XUML। तो एग्जीक्यूटेबल UML इस वाकई एक हकीकत है अब आज के ज़माने में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है फॉर कॉन्क्रीट सिंटैक्स फॉर UML एक्शन लैंग्वेज, ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। UML एक्शन लैंग्वेज के ऊपर कंप्लीट प्रपोजल जा चुका है, ये काम कर रहे हैं। प्रोबेबली इसके ऊपर अच्छा खासा काम हो चुका होगा अब तक। तो ये पुरानी स्लाइड बनी हुई, तो ऑब्वियसली ये काम काफ़ी आगे जा चुका होगा, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल इश्यूज़ क्या होते हैं और सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है, वो आपको पता चल गए। इसके अलावा मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल गया है जो पहले आपको किसी ने नहीं बताया था। अच्छा जी, ये सारी रिसोर्सेज हैं जहाँ से ये चीज़ें उठाई गई हैं अलग अलग, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये क्रेडिट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, रिसोर्सेज में। इसको देख सकते हैं आप। इसको मैं सेव कर दूँ, ठीक है, स्लाइड्स में अपलोड कर दूँगा और इसको मैं बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।